की जाती है। ये जो बाबरी मस्जिद का किस्सा है, काश कि मेरे पास समय होता और मैं विस्तार से खासतौर पर मुसलमानों को बता पाता। बाबरी मस्जिद के मसले में मस्जिद मंदिर का मसला ही नहीं है, किसी को मंदिर से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी से उनके घर पर बैठकर पूछा था कि आपने या आपकी फैमिली के किसी सदस्य ने कभी भी श्री रामचंद्र जी की पूजा की है? कोई मतलब ही नहीं उनको इस बात से। ये प्योरली राजनीतिक मसला था, लेकिन मुसलमान इस पूरे सिस्टम को समझ नहीं पाते। और वो जब शतरंज का खेल खेला जाता है तो उसके जवाब में कुश्ती लड़ने लगते हैं। शतरंज की चालों का जवाब मुसलमानों, चेस के चालों का जवाब चेस की चालों से देना सीखो। चेस के चालों का जवाब गुस्से से नहीं दिया जाता। यही तो गलती बार बार होती है और इस पर दुश्मन बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। उस वक्त भी क्या हुआ था? उस वक्त भी यही हुआ था कि मंडल कमीशन की वजह से ओबीसी को, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को एक उनका हिस्सा मिल रहा था आरक्षण में, उसको रोकने के लिए बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला छेड़ा गया। आप इंटरनेट पर आज भी मौजूद है, लाल कृष्ण आडवाणी का एक आर्टिकल आज भी मौजूद है जिसमें उन्होंने लिखा था कि दरअसल जो हमने ये जो राम जन्मभूमि की जो तहरीक चलाई, इसका कोई लेना देना मंदिर से नहीं था। ये तो दरअसल जो हमारे हिंदू समाज में फूट डालने की जो कोशिश मंडल कमीशन के जरिए से की जा रही है, उसका विरोध करने के लिए हमने ये किया था। उसमें ओबीसी के लोग भी बेवकूफ़ बने और मुसलमान भी बेवकूफ़ बने। अब इन दोनों को, सबको बेवकूफ़ी से निकालने के लिए ये काफिला उठा है, उस जहालत से निकालने के लिए ये काफिला उठा है। और एक लेटेस्ट मिसाल 2011 में संसद में बैकवर्ड लीडर्स इकट्ठा हो गए और उन्होंने ये मांग रखी कि आप जात की बुनियाद पर हम बैकवर्ड्स की गिनती होनी चाहिए। जब ये मसला आ गया और इस मसले को मान लेना पड़ा, कमिट कर लेना पड़ा, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप सदन को चलने दीजिए, हम वादा करते हैं कि हम आपकी गिनती अब हम जात की बुनियाद पर कराएंगे। उसी वक्त फौरन नागपुर में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई और फिर ये निर्णय लिया गया कि हम इस वक्त ओबीसी के एक आदमी को आगे बढ़ा दें और उसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दें, ताकि ओबीसी के लोगों को हम ये बता सकें कि इससे ज़्यादा तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारा प्रधानमंत्री बना देंगे। एक बार फिर लोग बेवकूफ़ बने। मैं आखिर में अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहता हूँ, मेरी दिलचस्पी जब से कि वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चे के इस लीडरशिप के ज़रिए से चलाए जाने वाले इस अभियान को मैंने करीब से देखा है, मैंने महसूस किया है कि इससे बेहतर कोई मंच नहीं है जिसके ज़रिए से भारत के बहुजन समाज को सच्चाइयों से अवगत कराया जा सके, नफरतों का जवाब मोहब्बत से दिया जा सके, आग बुझाई जा सके। भारत की तरक्की आपस में लड़कर नहीं हो सकती। भारत की तरक्की बहुजन समाज के एक इतिहास से हो सकती है, जिसका एक प्रतीक है आप उम्मीदों का चिराग रोशन कीजिए। यहाँ से सिर्फ यूं ही मत चले जाइए, एक संकल्प लेकर जाइए, अपनी ज़िंदगी का इसको मिशन बनाइए और इन सब लोगों को जो मंच पर बैठे हैं अपना रहनुमा समझिए, अपनी नज़र से देखिए, किसी तरह के भेदभाव और ऊंच नीच मत कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ चंद सालों के अंदर हमारे प्यारे महबूब तरीन इस देश का नक्शा बदल जाएगा। हमें किसी से कुछ छीनना नहीं है, हमें हर भूखे को खिलाना है, हर मजदूर और किसान को ऊपर उठाना है, हर घर में शिक्षा की रोशनी पहचानी है। बराबरी और इंसाफ, बराबरी और इंसाफ, बराबरी और इंसाफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक संजीदा अंदाज से यहाँ से जाएंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने प्यारे साथी और भाई मोहम्मद मेशराम को कि आपको खुदा ने एक बड़ा दिल दिया है, एक दूर तक देखने वाली नज़र दी है और आपका दिल चाहता है इस बात का कि सब वाकई एक हों। जितने अच्छे लोग अच्छी आत्मा रखते होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई सुबह जुड़ेगा, कोई दोपहर को जुड़ेगा, कोई शाम को जुड़ेंगे सब, इसलिए कि इस भारत की किस्मत में अभी बहुत सरबुलंदी लिखी है। ये बहुत दुनिया में इसको अपनी प्राचीन तारीख को दोहराना है और यहाँ से वो संदेश आध्यात्मिकता का, शांति का जाना है, जिसको लेने के लिए दुनिया भर के देश पद यात्रा करके यहाँ आएंगे, तभी दुनिया को चैन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे, इनको भूलेंगे नहीं।